ही विशेष है। और अब वो कवि उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, और मैं आमंत्रित नहीं करूंगा, ये सुरेंद्र जी पड़ोसी की मर्जी है कि वे भले ही भागीर सिंह जी भाग्य का हाथ पकड़ के उन्हें माइक तक ले आए, या भागीर सिंह जी भाग्य सुरेंद्र जी पड़ोसी के सर पर हाथ रख के उन्हें माइक तक भेज दे। ये हमारे इस कवि सम्मेलन के दोनों शिखर कलश आपस में तय करें। मैं ये दावा कर सकता हूं कि अब तक जो लोग बैठे हैं वो सच में झुंझुनू जिले का मक्खन है, चूंटिया घी है। आप सच में काव्य के रसिक हैं। मैं बताऊं, काव्य का रसिक बनने के लिए सबसे पहले उन्नत समझ का होना जरूरी है। व्यंग्य की बारीकी को समझने के लिए एक उन्नत दिमाग का होना जरूरी है, और आप अब तक बैठे इस बात को साबित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि चूरू की कोतवाली में हमारे कोतवाल हुआ करते थे सतीश जी यादव। उन्होंने एक दिन, मैं उधर से निकल रहा था तो उन्होंने मेरे को कहा कि बोले यार इधर आ, ओम जी वकील साहब आप कवि भी हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि कवि जो होता है वो सबके मन की बात सुन लेता है, सबके मन की बात समझ लेता है। किसी भी से भी, पशु पक्षी, चांद तारे, ये जमीन, ये आसमान, वो ये ब्रह्मांड, वो किसी से भी, मिट्टी के कण से भी बात करके उसके मन की बात को लोगों तक पहुंचा देता है। आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे? मैंने कहा भाई साहब करेंगे। मेरे को कोतवाली में ले गए और उन्होंने कहा कि ये कोतवाली में ये सांड 3 दिन से बैठा है। व्यंग्य की बारीकी की समझ आप में विकसित हो जाएगी जब सुरेंद्र जी पड़ोसी आएंगे। उस बारीकी की समझ को मैं केवल आजमा रहा हूं ताकि सुरेंद्र जी पड़ोसी ये समझ लें कि मुझे सुनने वाले लोग यहां बैठे हैं। आपका ठहाका आपको साबित करेगा कि कोतवाल साहब ने मुझे पूछा कि ये सांड आज 3 दिन से कोतवाली में बैठा है, बाहर नहीं जा रहा। आप कवि हो, इसके मन की बात निकाल के लाओ। मैं सांड के पास गया, 2 मिनट बाद सांड के आगे मैंने कान लगाया, उसने कुछ मुंह हिलाया। मैं वापस आया, कोतवाल जी ने पूछा कि क्या कहा इसने? मैंने कहा इसकी गलती नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। ये सामने वाले चौराहे पे खड़ा था और वहां पे लोग आपस में बात कर रहे थे कि चूरू की कोतवाली में तो सारे ही पुलिस वाले गाय हैं। लायक है, ये आत्मा का सुख है। मैं नहीं बुलाऊंगा, आपकी जोरदार तालियां सुरेंद्र जी पड़ोसी को माइक तक बुलाएंगी, और मैं पैर छू के उनको आमंत्रित करता हूं कि अब सुरेंद्र जी पड़ोसी आए और इस काव्य निशा के रथ को आगे खींचे। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। वाह। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। शेखावाटी की सांस्कृतिक पुरोधा श्रद्धेय ओमनाथ जी महाराज की अनुपस्थिति को प्रणाम करता हूं। शेखावाटी के शेक्सपियर आदरणीय भागीरथ सिंह जी भाग्य की संगति को प्रणाम करता हूं। पीछे मंच पर पड़ी हुई अकूत राष्ट्रीय संपत्ति को प्रणाम करता हूं, और सामने खाली पड़ी हुई कुर्सियों तथा भरे बैठे श्रोताओं की एक एक पंक्ति को प्रणाम करता हूं। अंत में मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य यात्रा का श्री गणेश करता हूं, और सर्वप्रथम 4 पंक्तियां अपनी मातृभूमि के सम्मान में पेश करता हूं, क्योंकि जैसा कि राज शेखावत ने बताया, हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि मित्राणि धन धान्यानि प्रजा नाम सम्मानति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बीच बीच में मैं संस्कृत के श्लोक इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं एक पढ़ा लिखा विद्वान कवि हूं। इन बाकी कवियों की तरह अनपढ़ नहीं। इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है साहब। जो सच हो वो बता देना चाहिए, उसमें गलतफहमी पैदा होने की रिस्क नहीं रहती। अब मैं तो सिर्फ एक अदना सा कवि हूं। आजकल तो मुख्यमंत्री तक को हर मीटिंग से पहले ये बताना पड़ता है कि वही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अभी कुर्सी छोड़ी नहीं। अब ये बात अलग है कि उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी है और दूसरे पक्ष ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उम्मीद बड़ी चीज होती है साहब।
वो गांव में एक आदमी दीवार के सहारे उकड़ू बैठा बैठा अकेला हंस रहा था। दूसरा उधर से गुजरा, उसने बोला क्यों पी रखी है क्या? वो बोला नहीं, लेने गया। उम्मीद इसलिए कहता हूं साहब कि उम्मीद बड़ी चीज होती है। आप सब लोग, जो आदमी उम्मीद से होता है वो हरदम खुश रहता है। पूरे कवि सम्मेलन में गुरुजी केवल ई बात पर मुड़ के आए। जो आदमी उम्मीद से होता है, मैं कह रहा था, जो आदमी उम्मीद से होता है वो हर समय खुश रहता है। और आप लोग भी इसीलिए खुश हो क्योंकि आपको मुझसे उम्मीद है। वरना तो कितने लोग कविता पढ़ के चले गए, कितने लोग कविता सुन के चले गए, लेकिन आप अभी भी जमे हुए क्योंकि आपको मुझसे उम्मीद है। वाह। और वैसे भी पड़ोसी से हर किसी को उम्मीद होती है। क्योंकि आजकल भाइयों का तो पहले वाली बात रही नहीं। कोई नौकरी के चक्कर में कहीं भटक रहा है, कोई चुगली के चक्कर में कहीं लटक रहा है, कोई कहीं अटक रहा है, तो मौके पर पड़ोसी काम आता है। वो पहले संस्कृत का श्लोक होता था, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने यस्य सती स बांधव। लेकिन आजकल ये परिवर्तित हो गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको यूं पढ़ा जाता है, बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी डिलीवरी टाइम एक्सीडेंटे। बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी डिलीवरी टाइम एक्सीडेंटे होटले थाने हॉस्पिटले जो यस्त स्थिति से पड़ोसी। कोरोना में कोई भाई संकट में नजदीक नहीं आया, पड़ोसियों ने रोटियां पहुंचे। और सारे पड़ोसी बुरे नहीं होते साहब, हालांकि उसके बारे में बड़ा एक विचित्र वो चला होता। खैर ठीक है, मैं पहले जो साहब से वादा किया मातृभूमि के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर आज की आपकी उम्मीद पूरी करूं। तो जो बचपन में, समाज फरमाइए, जो बचपन में मली बदन पे उस माटी को नमन करूं। वाह। जो बचपन में मली बदन पे उस माटी को नमन करूं, जिसकी छाया तले पड़े हम उस जाति को नमन करूं। वाह। जांटी को। जो बचपन में मली बदन पे उस माटी को नमन करूं, जिसकी छाया तले पड़े हम उस जाति को नमन करूं। जो दानी सेठों बलिदानी बेटों की महतारी है, ऐसी अपनी जन्मभूमि शेखावाटी को नमन। वाह 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 वाह। अपनी जन्मभूमि शेखावाटी को नमन करूं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम चला है और इसके लिए जनाब MD चौबदार साहब और श्री संपत राम जी बारूपाल संयुक्त साधुवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने इतने विभिन्न प्रजातियों के कवि लाकर मंच पर भिन्न भिन्न प्रजातियों के कवि लाकर मंच पर धरे। कोई मौज मस्ती का कवि है, कोई घर गृहस्थी का कवि है, कोई देशभक्ति का कवि है, कोई नारी शक्ति का कवि है, कोई गांव बस्ती का कवि है, कोई बड़ी हस्ती का कवि है और कोई जबरदस्ती का कवि है। वाह। वो भागीर सिंह जी ने एक बार मेरे से पूछ लिया कि पड़ोसी जी आप इतनी कविताएं अच्छी लिखते कैसे? मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना, मेरे फंडे बहुत क्लियर, मेरे कंसेप्ट बड़े क्लियर हैं। तो बोले आपको कहां से मिले? मैंने कहा जी मुझे विरासत में मिले, मेरे पिताजी के फंडे भी बड़े क्लियर थे। लोग चुटकुले सुनाते साहब, मैं एक्चुअली सुनाता हूं। बहन की सगाई करने गए थे, सुबह गए शाम को वापस आ गए। तो मां ने पूछा क्या हुआ? बोले सगाई कर दी। तो लड़का देखा, वो लड़के क्या देखा? अरे लड़का फौज में है और सरकार अच्छी तरह से देखभाल के लेती। अब तू क्या देखेगी? मैं क्या देखूंगा? ना लुल्ला है, ना लंगड़ा है, ना काना है, ना घोड़ा है और नौकरी है ही। तो इतने फास्ट डिसीजन लेते थे साहब। तो हमारे फंडे भी क्लियर है, इसलिए हम अच्छी रचनाएं लिखते हैं। एक बार इनसे किसी बात पे बहस हो गई। ये बोला देख भाई ऐसा है, कविता तू लिखता, कविता मैं लिखता हूं, लेकिन आत्मसम्मान की बात होती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं राजपूत हूं और हम राजपूत अपनी बात के लिए जान भी दे सकते हैं। अरे मैंने कहा भाग्य जी रहने दो, आपको भी नहीं पता कि मैं जाट हूं।
और जाट बिना बात भी जान दे देते। कईयों ने दी है, देते आ रहे हैं, देते रहेंगे। एक्चुअली सुनाता हूं, एक एक्चुअली सुना। ये झुंझुनू के बस स्टैंड की घटना है, मेरी आंखों देखी और कानों सुनी। 3 छोरे कॉलेज से हांफते हांफते आए। एक बुजुर्ग वहां बैठा था सीट पे, बोला ताऊ डिगाल गई के? ताऊ बोले गया ही 20 साल हो गए। दूसरों बोले ताऊ बा भोजा सराली, बोले बाबी के। फिर वो तीसरा उम्मीद में देखी, बोले ताऊ बाकराली, बोले बस भाई बचरी। बोले कद जागी, बोले अभी तो जचरी। अगला लड़के पूछ रहे हैं बस के बारे में, वो अपनी उसकी 3 शादियां हुई उसकी बता। तो साहब दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शब्द हमारे पास होते और अर्थ दूसरे के पास होते। तो इस तरह से जो सत्यानाश होता है उसी को आजकल हास्य कविता कहते हैं। चलिए अब आपको छोटी छोटी रचनाओं से जोड़ता हूं। ये भी गीत गा, अच्छा अच्छा, ये भी कविता सुनाने आ रहे हैं। हम तो आपके चरण स्पर्श करें। ये हिमालय नहीं, सुरेंद्र जी के मंच पर आने के बाद, माइक पर आने के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि आप लोग 1 बजे तक यहाँ पर क्यों बैठे थे। ये आत्मा का सुख है। चलिए अब मैं आपको छोटी छोटी रचनाओं से जोड़ता हूँ, 4-4 पंक्तियाँ। हास्य के बारे में बहुत बात हुई, इन्होंने मेरे परिचय में भी कहा कि हास्य के बड़े कवि हैं, व्यंग्य के बड़े कवि हैं। दरअसल मैं मूल रूप से करुण रस का कवि हूँ और मेरा ये मानना है कि अपना ये जीवन अगर एक बेल है तो करुणा इसका मूल है और हास्य इसका फूल है। करुणा जड़ों को सींचती है और हास्य ऊपर आके खिलता है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अपनी बात को बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से भी कहा जा सकता है। मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आती, मैं कवियों से मुखातिब हूँ इस बारे में, कि अगर हमारे पास में फड़कते हुए शब्द हैं तो खुद फड़कने की कहाँ जरूरत है। बहुत जोर की बात है। बहुत सिंपल शब्दों में बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी कि जहां गुड़ है वहां मक्खियां जरूर होंगी और जहां जल है वहां मछलियां जरूर होंगी। ये मैंने एक शोध किया है, अंत में आपको पता चलेगा। सुबह सुबह बूढ़े लोग बाग में घूमने जाते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ बूढ़ों की मिलती है। मैंने इतने लोग बूढ़े क्यों आते, बाकी कोई नहीं आता। तो एक जना बोला कि डॉक्टरों ने इनको बता रखा है कि घुमा करो सुबह सुबह। कि मेरे शोध का परिणाम दूसरा निकला कि जहां गुड़ है वहां मक्खियां जरूर होगी, जहां जल है वहां मछलियां जरूर होगी। और ये सोच के बूढ़े बाग में घूमने जाते हैं, अगर बाग है तो तितलियां जरूर। क्या बात है, लगा रहे हो। की बात ही दे दिया। अभी पत्नी के बारे में न जाने क्या क्या बातें हुई। मैं भी पहले कुछ बातें करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद मुझे पता चला कि ये रिश्ता हास परिहास और उपहास का नहीं, ये रिश्ता बहुत गंभीर और पवित्र किस्म का रिश्ता है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपके सामने पेश कर रहा हूं। और श्री संपत राम जी बारूपाल अगर अपने आंसू रोक पाए तो मैं खुद को धन्य समझूं। 4 पंक्तियां दे रहा हूं इस रिश्ते के बारे में, पति पत्नी का रिश्ता क्या। कि दीवारों को दर्द सुनाकर क्या हम हल्के हो सकते हैं, दीवारों को दर्द सुनाकर क्या हम हल्के हो सकते हैं, और दिल के रिश्तों से टकराकर क्या हम सुख से सो सकते हैं। दीवारों को दर्द सुनाकर क्या हम हल्के हो सकते हैं, दिल के टुकड़ों से टकराकर क्या हम सुख से सो सकते हैं। अरे वो कंधे तो मिल जाएंगे जिन पे चढ़ के जाना है, वो कंधे तो मिल जाएंगे जिन पे चढ़ के जाना है। वो कंधे कितने हैं जिन पे सिर रख के हम रो सकते हैं। आहा,
वाह 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 वाह। दीवारों को दर्द सुनाकर क्या हम हल्के हो सकते हैं, दिल के टुकड़ों से टकरा कर क्या हम सुख से सो सकते हैं। वो कंधे तो मिल जाएंगे जिन पे चढ़ के जाना है, वो कंधे कितने हैं जिन पे सिर रख के हम रो सकते हैं, वो कंधे कितने हैं जिन पे सिर रख के बहुत खूब, बहुत खूब। संस्कार की बात चली। हमारे एक कवि कह रहे थे कि आजकल के बच्चों में इस तरह के संस्कार बचे हैं। गलती किसकी है? गलती हमारी है। क्यों? 4 पंक्तियां पेश करो और मेरी ये पंक्तियां व्हाट्सएप पे दूसरे लोग कोट करते हैं अलग अलग कहानियां बनाकर नाम चार क्या सुबह तक गाऊंगा अपन में। कि मत दो शिक्षा तुम बच्चों को चांद सितारे छूने की। हम शिक्षा देते हैं। मत दो शिक्षा तुम बच्चों को चांद सितारे छूने की। अरे चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। एक बड़ा गाड़ी भाई दिल गाड़ी है ना, चोर गाड़ी थी। बहुत अच्छा। मैं गाड़ी नहीं भाई, दिल गाड़ी है। मत दो शिक्षा तुम बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। पढ़ा सको तो पाठ पढ़ाओ, इन्हें चरण छू लेने का। पढ़ा सको तो पाठ पढ़ाओ, इन्हें चरण छू लेने का। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ता वही निभाएंगे। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे वही निभाएंगे। वाह। आइए अब मैं छोटी छोटी संदेश परक हास्य रचनाएं आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम कोई संदेश कविता के माध्यम से नहीं देते, कोरे हास्य का कोई अर्थ नहीं। तो बगीचे बच्चे सुबह तक आया था कोई ना। जो देखता हूं वो लिखता हूं, अनुभूति का कवि हूं। ये दृश्य उस पर मैंने हास्य कविता लिखी। एक्चुअली है, सही बात है। आपको पारस चले गए, पवन पारस। कविता का शीर्षक है पारस। उन्हें ही समर्पित कर देता हूं, भले नहीं है तो। उनके भी अनुपस्थिति को प्रणाम है। हाँ। अच्छा, समर्पित करके कई बार मैं धोखा भी खा चुका हूं, इसलिए वो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने कोई हास्य कविता लिखी, वो हरीश हिंदुस्तानी को समर्पित कर दी। अगली बार किसी मंच पे मिले तो वो भाई मेरे से पहले पढ़ा तो वही पढ़ गया मेरी उपस्थिति में। जब कविता पढ़ के उतरा तो मैंने कहा, हरीश यार ये तू मेरी पंक्तियां पढ़ गया। बोले भाई साहब नहीं तो आपकी ये पहले थी, अब नहीं है। मैंने कहा कैसे? बोले आपको याद है उस दिन चिड़ावा सम्मेलन में आपने मेरे को समर्पित कर दी थी। समर्पित ही कर दी थी वापस। उसके बाद मैं सावधानी रखता हूं, समर्पित नहीं करता, उनको संबोधित करके पढ़ रहा हूं। पारस। लड़के को बाप बोलो, मेरो बेटो पारस है पारस। जकी चीज के भी हाथ लगाओ भाई सोनो बढ़ जाओ। जब से यो मारो कारोबार चला रहे हो है, फायदो ही फायदो है जा रहे हो। थारी बेटी बया तो बहुत सुंदर नाकनक साड़ी है, पर के बतावा रंग रूप की थोड़ी काली है। बेटी को बाप बोलो, क्यों क्यों दाई जो सुन के थारो जी सोरो हो जाएगो, 5 किलो सोनो गाल दूंगो। लड़की को रंग एकदम गोरो हो जाओ। बात नक्की होगी, सगाई पक्की होगी। फेरा होया पाछे समठूणी के बखत बीननी को बाप बोलो, लो साजी तोल लो, पूरो 5 किलो है। बींद को बाप बिदक के बोलो, आप मारे संग धोखो कीने है, बात सोने की हुई थी थे लो हो दिन। लड़की को बाप बोलो, लो है तो क्यों क्यों थारो पारस के दिन काम आवगो। एक बार हाथ लगवा दो सोनो बन गया। छोटी छोटी रचना। आदमी ने कुत्ते ने देखा और नजरें घुमा ली। औरत ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ते ने सूंघी और मुंह में दबा ली। यह देखकर पास में बैठी कुतिया बोली, बड़े आशिक मिजाज हो जानी। आदमी ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ते ने देखा और नजरें घुमा ली। औरत ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ते ने सूंघी और मुंह में दबा ली। ये देखकर पास में बैठी कुतिया बोली, बड़े आशिक मिजाज हो जानी। कुत्ता बोला, ऐसी बात नहीं है मेरी रानी, दोनों रोटियों में फर्क है सुनो, मेरी बात में तर्क है सुनो।
आदमी की दी हुई रोटी मैंने इसलिए नहीं खाई क्योंकि वो उसी के लिए गई थी बनाई। आदमी की दी हुई रोटी मैंने इसलिए नहीं खाई क्योंकि वो उसी के वास्ते गई थी बनाई, टिफिन में से डालता है। और औरत की दी हुई रोटी मैंने इसलिए खाई क्योंकि वो मेरे ही निमित्त गई थी बनाई। हमारे 2 रोटियां बनाते, एक गाय की और एक कुत्ते। तो औरत की दी हुई रोटी मैंने इसलिए खाई क्योंकि वो मेरे ही निमित्त गई थी बनाई। और तुम तो जानती हो मैं हमेशा अपनी खाता। अगर एक पंक्ति में कहीं आपको कविता जरा आ रही हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। तुम तो जानती हो मैं हमेशा अपनी खाता हूं, किसी दूसरे का हक मैंने आज तक छीना नहीं है। तुम्हारा ये पति कुत्ता जरूर है लेकिन कमीना नहीं। वाह 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 दादा वाह वाह। अब एक रचना जो बड़ा संदेश देती है, मैं मंचों पे अक्सर उसके लिए जाना जाता हूं। हास्य की कविता है, लोकतंत्र। सीधी शुरुआत करता हूं, आप सब लोग इसी भाषा को समझने वाले समझ जाएंगे कि मुझे कवि सम्मेलन में जाने की जल्दी थी। बस स्टैंड पे पहुंचा तो एक हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी थी। स्टीयरिंग पे बैठा बूढ़ा ड्राइवर बीड़ी पी रहा था, तंबाकू के धुएं की मस्ती में जी रहा था। मैंने कहा ये बस कहाँ जाएगी ताऊ? बोला कंडक्टर से पूछ, मैं ना बताऊं। मैंने कहा पर रास्ता आप ही चलाते हैं, आपको पता है किधर से जाते हैं, फिर क्यों नहीं बताते हैं? बोले मैंने बेरोस है, यो बात तो पक्की से है, पर बताऊं को नहीं, यो बात भी नक्की से। मैंने कहा पर क्यों? तो इसके जवाब में जो बात उसने कही, अगर आपको लगे कि वास्तव में कविता की पंक्ति है तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा बस तो आप ही चलाते हैं, आपको पता है किधर से जाते हैं, फिर क्यों नहीं बताते हैं? बोला पतो है यो बात तो नक्की से, पर बताऊं को नहीं, यो भी पक्की से। मैंने कहा क्यों? बोला क्योंकि मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ले रखी। तो ड्राइवर से होकर निराश में पहुंचा कंडक्टर के पास और पूछा ये बस कहां जाएगी? बोले तू रोक लेगा। हरियाणा में ऐसे ही होता है, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, उल्टा सवाल किया जाता है। वो हमारे कवि मित्र अरुण जेवनी इस तरह के कई किस्से सुनाते हैं। बोलो एक आदमी को लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो सामने से एक दूसरा मिल गया। बोला नहीं वो मर गया के? बोले नहीं बाजार घुमा के ला रहे। वो एक कोई घंटा घर की घड़ी ठीक करके नीचे उतरा, दूसरा नीचे मिल गया। बोले घड़ी खराब हो गई थी? बोले नहीं टाइम देखने गया ना। ये कल्चर है। तो ड्राइवर से होकर निराश में पहुंचा कंडक्टर के पास और पूछा कि बस कहां जाएगी? बोले तू रोक लेगा। मैंने कहा जी मैं क्यों रोकूंगा, मुझे तो खुद कहीं जाना है। बोला फिर तो आदमी शाना है, पर बस का क्या ठिकाना? बस तो कई जगह जाएगी, तने कित जाना सनू बोल। मैंने कहा जी नारनौल। तो बोले खड़ा खड़ा मेरा मुंह के देख रहा से पगले, टिकट ले और टंग ले। बड़े सभ्य होते हैं साहब, भाषा है। तो बोले खड़ा खड़ा मेरा मुंह के देख रहा है पगले, टिकट ले और टंग ले। मैंने कहा जी एक बात और पूछनी शेष है। बोले इस देश में पूछने की पूरी आजादी है, लोकल है या एक्सप्रेस है? बोले यो एक्सप्रेस की दादी। तो पढ़ के उसकी मैंने उठाया अपना लगेज और बस में जाके ठस लिया। एक जवान छोरे और बुढ़े घुसट के बीच में फंस लिया। बस तो चलने लगी, पर उसकी स्पीड देख के मेरी चलने लगी। हरियाणा में आता कुछ नहीं होता, स्पीड नहीं होती। यार बड़ी सलीम बॉडी है। अरे मैंने कहा यार सलीम भी सुना था, सलीम अली भी सुना था, सलीम मोहम्मद, सलीम बॉडी।